नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 27 सितंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में गठित न्यायमूर्ति ए.के. राजन समिति के अधिदेश का सही वर्णन करता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा है न्यायमूर्ति ए.के. राजन समिति के बारे में। अगर हम इस समिति की बात करें तो इस समिति को तमिलनाडु में चिकित्सा प्रवेश में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के उम्मीदवारों पर नीट के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, जहाँ पर कहा जा रहा है तमिलनाडु में चिकित्सा प्रवेश पर नीट के प्रभाव का अध्ययन करना, यह सही तरीके से ए.के. राजन समिति के अधिदेश का वर्णन करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको लेकर के एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है स्टॉपिंग शॉर्ट ऑफ सोशल जस्टिस, जहां पर जस्टिस राजन कमेटी के रिपोर्ट को लेकर के चर्चा किया गया है। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर पहला कथन है, इसे वर्ष 2016 में भारत के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे को संवर्धित करने के लिए शुरू किया गया था। तो यहाँ पर बात हो रहा है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में। आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत किया गया है। और इससे पहले यह मिशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से चलाया जा रहा था। और इस मिशन को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 15 अगस्त 2020 को 6 यूनियन टेरिटरी में शुरू किया गया था, जिसे कि अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के रूप में 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था, लेकिन सिर्फ देश के 6 यूनियन टेरिटरी में। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसके तहत प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा, जो उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेगा, जिससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका लक्ष्य है लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में रखना। और इसके लिए भारत के हर नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 14 डिजिट का एक आईडी दिया जाएगा सभी लोगों को, जहां पर लोगों के हेल्थ डेटा को डिजिटल रूप में रखा जाएगा। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह नागरिकों की सहमति से उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंच और आदान प्रदान को सक्षम बनाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि यहाँ पर एक हेल्थ अकाउंट होगा और वहां पर लोगों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखे जाएंगे, जिनका की उपयोग उनके आगे के इलाज में किया जाएगा। और उस व्यक्ति की सहमति से उसके सारे रिकॉर्ड हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर को प्रदान किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पहला कथन ही गलत था। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये। इसके बारे में जो भी जानकारी आज के न्यूज़पेपर में आया है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लोगों के डिजिटल डेटा को यहाँ पर स्टोर करने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री यानी कि HPR और हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री यानी कि HFR, ये 2 ऐसी संस्थाएं होंगी जो कि लोगों का डेटा अपने पास रखेंगी। तो इन दोनों संस्थाओं के नाम को भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कौन सा देश महिला बहुमत वाली संसद का चुनाव करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है स्वीडन और चौथा है आइसलैंड। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है आइसलैंड इलेक्ट यूरोप फर्स्ट
वुमेन मेजोरिटी पार्लियामेंट। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वहां की पार्लियामेंट में टोटल 63 सीट हैं और इन 63 सीट्स में से 33 सीटें जो हैं महिलाओं के द्वारा जीती गई हैं, जो कि प्रतिशत में देखा जाए तो 52% होता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका आंसर है आइसलैंड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दी गई हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आइसलैंड एकमात्र ऐसा देश है यूरोपियन कंट्री में जिसकी पार्लियामेंट में 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। इसके अलावा स्वीडन एक ऐसा देश है जहां पर पार्लियामेंट में 47% महिलाएं हैं। और इसी न्यूज में यह भी डेटा दिया गया है कि दुनिया के वो 5 देश कौन कौन से हैं जहां पर मेजोरिटी में वुमेन है। आप यहां पर देख सकते हैं रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, मैक्सिको और यूएई। ये 5 ऐसे देश हैं जहां पर पार्लियामेंट में मेजोरिटी में वुमेन है। और आप देख सकते हैं कि रवांडा में 61% जो है पार्लियामेंट में महिलाएं जीत करके गई हैं। तो इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां इस न्यूज में दिया गया है, जिसको कि आप लोग नोट कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुडिमा राइस वाइन उत्तर पूर्व में एक लोकप्रिय पेय किस स्वदेशी जनजाति द्वारा बनाई जाती है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम जुडिमा राइस वाइन की बात करें तो इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर यह जानकारी दी गई है कि आसाम राइस वाइन जुडिमा रिकॉग्नाइज विथ जीआई टैग। और इसी न्यूज में यह बताया गया है कि असम की दिमासा कम्युनिटी के द्वारा इस वाइन को बनाया जाता है। और यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि यह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सबसे पहला बेवरेज है जिसे कि जीआई टैग दिया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम की दिमासा जनजाति। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिमासा जनजाति। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लेना है, नोट कर लेना है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो, या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर राज्यपाल किस व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए, इसको लेकर के चर्चा किया गया है। और इससे जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वह सरकारिया आयोग के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सरकारिया आयोग, जिसके द्वारा किस व्यक्ति को राज्यपाल का दर्जा दिया जाए, किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए, उसको लेकर के कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे। जहां पर यह कहा गया था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनाना है तो वह व्यक्ति उस राज्य के बाहर का होना चाहिए, और उस व्यक्ति का राजनीति से कोई गहरा जुड़ाव नहीं होना चाहिए, ताकि राज्यपाल केंद्र के दबाव में काम नहीं कर सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरकारिया आयोग। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं ड्रोन के लिए भारत का हवाई क्षेत्र का नक्शा। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सीरीज में आया है, जहां पर इसको लेकर के डिटेल में चर्चा किया गया है। आप सभी को पता होगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ड्रोन संचालन के लिए भारत का एक हवाई क्षेत्र का नक्शा लॉन्च किया गया है, जहां पर जो लोग नागरिक ड्रोन उड़ाना चाहते हैं उनके लिए नो फ्लाई जोन के बारे में चर्चा किया गया है। तो ड्रोन के संचालन में कोई भी दिक्कत नहीं आए, उसको लेकर के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा यह नक्शा जारी किया गया है, जिससे कि नागरिक ड्रोन उड़ाने वालों को यह पता रहे कि उन्हें किस एरिया में इन ड्रोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर ड्रोन संचालन के लिए विभिन्न क्षेत्रों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसको कि अलग अलग रंग से दर्शाया गया है। यहाँ पर हरा, पीला और लाल, इन रंगों में इन क्षेत्रों को बांटा गया है। यहाँ पर जो ग्रीन जोन है यानी कि हरा जोन है, वहां पर 500 किलोग्राम तक के वजन वाले ड्रोन 400 फीट या फिर 120 मीटर की ऊंचाई तक उड़ाए जा सकेंगे। और यहाँ पर ग्रीन जोन में उड़ाने के लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि सैन्य ठिकानों को ड्रोन एयर स्पेस में येलो जोन में रखा गया है, और जो रेड जोन वाले इलाके हैं
वहां पर केंद्र सरकार की अनुमति लेकर के ही ड्रोन का संचालन किया जा सकता है। तो ड्रोन संचालन को और आसान बनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इन क्षेत्रों को विभिन्न विभिन्न कलर में बांटा गया है और भारत में ड्रोन का उपयोग जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए यह बहुत ही अच्छा खबर है, क्योंकि नागरिक ड्रोन उड़ाने वालों को यह पता होना चाहिए कि आखिर वे कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर उन्हें ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करना है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।